एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आज का, उसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड वीडियो। तो जैसे कि जानते हो कि हमारी गेट एग्जाम बहुत पास आते जा रही है, तो वीडियोस की भी फ्रीक्वेंसी अब बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। ठीक है, करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि पहले वीडियो में कि हम लोग हर चीजों को ना बेसिक बेसिक मतलब कि कौन सा कंसेप्ट या कौन से क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट से आया, तो उसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग क्या बोली थी कि विटामिन का चार्ट बना लो। तो चार्ट में मैंने क्या कहा था, उसका विटामिन कौन सा है, उसका साइंटिफिक या केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नहीं सिस्टमेटिक नेम बोलते हैं उसको, और उससे डिफिशियंसी डिसीज कौन सा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म मतलब कहाँ से प्रिपेयर होता है, क्यों यूज होता है, कौन से फूड में पाया जाता है, उसका चार्ट बना लीजिए। तो मैंने पिछली बार क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को बिल्कुल देखिएगा 45 मिनट्स का वीडियो, जिसमें हम लोग ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब से हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि मतलब कैसे अभी लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो हमको क्या है ना, अब 25 क्वेश्चंस के लिए हम लोग ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ताकि ज्यादा कंसेप्ट हमारे डिस्कस हो सके। और डिस्कस करने का मतलब बस डिस्कस करना नहीं है, आपको उसको पॉजिटिवली अपने ऑन द पेपर, मैं हर समय बोलता हूँ कि आपके दिमाग में चीज जब उतरेंगी, जब आप जो चीज यहाँ पर देख रहे हो उसको पेपर में उतारोगे, पेपर में उतारने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेलेवेंट बुक और मटेरियल को रेफर करोगे, तभी आपका अच्छे से कोई भी एग्जाम या कोई भी कंसेप्ट को अच्छे से लगेगा, अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो बेसिकली फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। अब मेरे को इन चारों के सिस्टमेटिक नेम बताइए। तो यहाँ पास मेरे को बताइए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है, विटामिन डी। टोकोफेरॉल क्या है, ई। और मेनाडोइन क्या है, आपको पता करना ही है। मेनाडोइन क्या है, मेनाडोइन कौन सा विटामिन है, जल्दी बताइए। ठीक है, वो आपका आपका होमवर्क है कि मेनाडोइन कौन सा विटामिन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन T4 इन ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स। तो बेसिकली हार्मोन से है, मतलब ये आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन का मेन पार्ट का क्वेश्चन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन के हार्मोन सेक्शन का वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्या लगता है, तो इसके लगता है आयोडीन। आपको याद होना चाहिए, मिनरल्स में भी वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, थायरोक्सिन, थायरॉइड्स जो ग्लैंड्स है हमारी, जो कि हमारी नेक के मतलब गले के पास में रहती है, वॉइस बॉक्स के पेरीफेरी में जो लोकेटेड रहती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमीनो एसिड क्या होता है, ये देख लीजिए। और ये किस किस सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो ये है हमारा बेसिक बायोकेमिस्ट्री का। तो अमीनो एसिड में आपको क्या क्या देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फूड इंडस्ट्री के हिसाब से अमीनो एसिड में हमको क्या क्या देखना चाहिए, तो वो चीज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अमीनो एसिड में ना, वो उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ही एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये भी है, साथ ही में साथ एसिडिक न्यूट्रल बेसिक, फिर कौन सा कहाँ सिंथेसाइज होता है, उसका सोर्स क्या है, सोर्स के हिसाब से माइक्रोबियल सोर्स क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद उसका आपको देखना है मेरे हिसाब से उनका फंक्शन, कई कई है, जैसे फिनाइलएनिलीन है, फिर हिस्टिडीन आर्जिनिन का क्या फंक्शन है, लाइसिन का क्या है, और फिर कौन कौन से फूड में वो डेफिसिट है या प्रेजेंट है, डेफिसिट है या प्रेजेंट इन हाई अमाउंट्स, क्योंकि इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि मिल्क में कौन सा अमीनो एसिड डेफिसिट है, ये जब अच्छा पाया जाता है, लेग्यूम्स में कौन सा है, सीरियल्स में कौन सा है, पल्सेस में। मतलब डेफिसिट का मेरा मीनिंग क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं किससे, सीरियल्स, पल्सेस, और कौन सा है, लेग्यूम्स। इनमें कौन सा डेफिसिट है, मतलब मेरे ख्याल से दो तीन ही है। अब बताइए। तो आपको मेमोनिक पता होगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या है, PVT IM हॉल। ठीक है, आप इसमें से बताइए कौन सा फिनाइलएनिलीन, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन नहीं है। आप बताइए कौन सा है, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। अब बताइए कौन से अमीनो एसिड, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है, आर्जिनिन नहीं है। तो ए का मतलब क्या है, आप 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मेरे को बता सकते हैं।
तो मैं ही बता देता हूँ, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ठीक है, ये हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड का मीनिंग भी आप पता कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टिपुलेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्या, थर्मल डेथ कर्व। मतलब किसका, ये क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट का। ठीक है, मतलब कोई भी फूड प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें माइक्रोफ्लोरा कैसे कम होता है। बेसिक ही चीज है ना, कि अगर हम लोग कोई भी चीज को पास्चुराइज कर रहे हैं या स्टरलाइज कर रहे हैं तो उसका क्या है, इनिशियली हम लोग टेम्परेचर का, मैं बोलता हूँ टेम्परेचर है इधर, टेम्परेचर और टाइम दोनों एक साथ मैंने रखा है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे रखा है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो थर्मल डेथ टाइम कैसे होगा कि पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या होगी, घटनी चालू होगी। ठीक है, तो उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डेथ टाइम कर्व। तो उसी में ना 3 पैरामीटर है, एक है एफ वैल्यू, एक है डी वैल्यू, एक होती है जेड वैल्यू। ठीक है, ये 3 वैल्यू है और इन्हीं तीन कैलकुलेशंस को करके हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का होल्डिंग टाइम या उसको डिस्ट्रक्शन टाइम निकालते हैं। तो उन तीनों वैल्यू का आपको सिग्निफिकेंस पता करना है। ये बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है और इसके कैलकुलेशन बहुत बहुत आईएमपी है। इसके न्यूमेरिकल आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या है, एफ वैल्यू। ठीक है, अभी Q10 वैल्यू है ना, ये अपना माइक्रोफ्लोरा से ना रिलेट होके ये क्या है, कोशिएंट है एक तरह का। कोशिएंट मतलब क्या, ये केमिकल रिएक्शन को बताता है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 तो मैंने बता दिए थे। अब आपका क्या है कि इस कर्व को आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका वीडियो भी हम लोग बहुत जल्द लाएंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, cod fish is a major source of omega-3 fatty acid, beetroot is a source of beta carotene, apple is a good source of vitamin B12, fresh sugar cane juice is a good source of polyphenol oxidase। बताओ कौन सी इनकरेक्ट है, विटामिन B12। तो बताइए एप्पल किसका गुड सोर्स होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब इससे तो पता चल गई कि आपको ये 3 चीजें तो सही है। ठीक है, सही मतलब कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच है, बीटा कैरोटीन से तो होता ही है रिच। बीटरूट बीटा कैरोटीन, और ज्यादा से ज्यादा बोले तो बीटरूट का क्या है, बीटा वल्गारिस, बीटा वल्गारिस उसका साइंटिफिक नेम है। मेरे ख्याल से एंथोसाइनिन्स में बहुत ज्यादा रिच होता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेस होता है क्योंकि आप देखोगे फ्रेश शुगर केन जूस जो है वो हमेशा ग्रीन होता है, लेकिन कुछ टाइम देखना वो पूरा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है वो, जिसके लिए वो एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। अब नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड बोर्न इन डिसीजेस अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए। और आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कैसे करते, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मतलब फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है ये, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है ग्राम पॉजिटिव, कौन सा है इन तीनों में से, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोटॉक्सिन। और हमेशा कौन से फूड्स में रिच होता है, कैन बेस्ड फूड। और ये कौन सा है, एनारोबिक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ का बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस देन और इक्वल टू क्या है, मैच द वैल्यू यूज्ड फॉर मेजरिंग लिपिड कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट बाय इन देम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आपने ये 2 वैल्यूज तो देखी होंगी, लेकिन ये 2 वैल्यू बहुत कम देखी होगी। मतलब आप बेसिकली अगर लिपिड को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको
पढ़ी होगी, तो मेरे को बताइए कि पर ऑक्साइड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, जल्दी बताइए। और इसको क्यों करते हैं हम लोग, क्या प्रॉपर्टी है, क्या देखते हैं इससे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मैच द कॉलम में कैसे है। तो सबसे पहले था कार्बोनिल कंटेंट। कार्बोनिल कंटेंट मतलब जो सी ओ बॉन्ड है ना, मतलब जितने भी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक में भी कार्बोनिल होता है, तो उन तीनों कितना कंटेंट है ये बताता है। फिर रेंसिमेट मेथड जो है हमारा इंडक्शन टाइम बताता है कोई भी लिपिड का। पर ऑक्साइड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारी वेजिटेबल ऑयल और घी या AMF एनहाइड्रस मिल्क फैट के प्रॉपर्टीज में और स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। तो इसका क्या है, परऑक्साइड वैल्यू क्या करता है, हाइड्रोपरऑक्साइड कंटेंट, जो कि ये बताता है कि हमारा प्रोडक्ट जो भी हमारा लिपिड प्रोडक्ट है या हाई फैट कंटेंट प्रोडक्ट है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन कितना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोपरऑक्साइड वन ऑफ द मोस्ट, एक आपने केमिस्ट्री ऑफ फ्राइंग पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोपरऑक्साइड कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा पर ऑक्साइड वैल्यू हो गया, फिर आयोडीन वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को बताता है। अनसेचुरेशन मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और उसी से फिर हम लोग ट्रांस फैटी एसिड दुनिया भर की चीजें करते हैं। लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक तो मैं आपको आपके ऊपर रख रहा हूँ, मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नाइफ पिलिंग क्या होती है, एब्रेशन क्या होती है, फ्लेम क्या होती है, फ्लैश। ये बेसिकली हमारा किसमें का क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का, और स्पेसिफिकली बोले तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का। तो बताइए किसके किसके के लिए यूज होती है, बेसिक ये बहुत। अब मेरे को बताइए, P4 नाइफ पिलिंग, हम ककम्बर को नाइफ से करते हैं। फिर एब्रेशन किसके लिए करते हैं, पोटैटो के लिए, मतलब उसको दो अच्छे मतलब ऐसे खड़बड़े सरफेस को घुमा के उसके बाजू में। फ्लेम पिलिंग किसका करेंगे, ब्रिंजल का। ठीक है, फ्लैश पिलिंग टोमेटो का। खत्म। मैच द प्रोसेस विद द रिलेटेड फूड कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, चलो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैरेमलाइजेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, कैरेमलाइजेशन हमेशा शुगर का होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन किसका होता है, एंजाइम का। ऑक्सीडेशन किसका होता है, लिपिड का। ब्लीचिंग किसका करते हैं हम लोग, पिगमेंट का, मतलब ब्लीचिंग मतलब कलर। देखते हैं हमारा क्या है, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोवा इज द prepared by continuous boiling of milk until desired concentration is achieved. Total milk solids in खोवा is। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खोवा क्या है, खोआ का TS कितना होता है, और खोआ, खोआ बेस्ड स्वीट्स जो है वो किस तरह के खोआ से बनाए जाते हैं। तो खोआ, खोआ तीन प्रकार का होता है, पिंडी, दानेदार और धाप। इनमें डिफरेंस क्या है और इनको हम लोग क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो आपका एक वर्क है कि खोआ में मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है, और टीएस कितना होता है, 65 टू 72, क्योंकि हमेशा हम लोग 2.5 टू 1.5 फोल्ड कंसंट्रेशन को यूज करते हैं खोआ में। ठीक है, मतलब ये रेंज है बेसिकली, खोआ के लिए ऐसा एज सच इतना डीप में स्टडी नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिजिनियस प्रोडक्ट है और बहुत सारी स्टडी उसके ऊपर बाकी है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फूड्स टू ईस्ट। कौन है, अमोनियम सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Tomatoes are processed into variety of products such tomato juice, puree, paste and ketchup. Those products should have a minimum prescribed total solid. Which of the following has incorrect percentage of solid? बेसिकली ये क्वेश्चन किस में से है, FSSR रेगुलेशन 2021, मतलब जो हमारा प्रोसेस्ड वेजिटेबल होते हैं ना उसमें है ये। मेरे ख्याल से क्या है, और इसमें भी बेसिकली क्या यूज किया है, टोमेटो सॉलिड्स, टोमेटो सॉलिड्स, टोमेटो सॉलिड्स, टोमेटो सॉलिड्स। तो इसको बोलते हैं TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो एक कितने होने चाहिए, तो इसमें कौन सा गलत है, तो बताइए आप कौन सा गलत है। मेरे ख्याल से डी वाला, सी वाला सॉरी।
टोमेटो, अच्छा सॉरी सर, मेरे को टोमेटो प्यूरे है, यहाँ जूस है, सही है 5.66%। फिर टोमेटो प्यूरे में हमेशा कितना होना चाहिए, ये होमवर्क है आपका, बताइए कितना होता है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, विनेगर इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट विच कंटेन्स वेरिंग अमाउंट्स ऑफ फ्रूट एसिड्स, कलरिंग मैटर्स, सॉल्ट्स एंड फ्यू फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। दोज इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर, यहाँ फ्लेवर है सॉरी, फ्लेवर एंड एरोमा टू द प्रोडक्ट, इट शुड कंटेन एटलीस्ट। अब मेरे को बताइए सबसे पहले एसिडिक, एसिड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद मेरे को बताइए कि उसके फ्लेवरिंग कंपाउंड, एक फ्लेवरिंग कंपाउंड है जो कि हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण एक विनेगर लाइक फ्लेवर आता है, सिरका का टेस्ट। अब बेसिकली स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पता होगा कि विनेगर में 4% एसिडिक एसिड होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, थर्मल कैपेसिटी, लेटेंट हीट, हीट, यही है मेरे ख्याल से। हीट को भी हम लोग जूल पर केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट का क्या है, स्पेसिफिक हीट का हम लोग ये हटा देते हैं हम लोग। स्पेसिफिक हीट कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट पर यूनिट मास ऑफ प्रोडक्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, कैलोरी क्या है, एनर्जी या हीट पर ग्राम ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कैपेसिटी भी उसी से करते हैं, इसका आंसर क्या है हमारा, सी, जूल। फॉर अ ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज इनटू गैस 540 कैलोरी, द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, मैंने पिछले में आपको बताया था कि बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब कि हमारा लेटेंट और सेंसिबल हीट का मीनिंग क्या है। आप देखिए वहां पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और अगर डाउट होगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट सेक्शन बताइए। तो चेंज इनटू गैस, वाटर मतलब लिक्विड स्टेट से गैस में जाने के लिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट, बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंटी केकिंग एजेंट, बीएचक्यू एंटीऑक्सीडेंट। चलो बताओ क्या है, मैंने जो पहले टिक किया वही है ना, एमएसजी। आप बहुत लोग सुनते होंगे चाइनीज खाने का, जिनको शौक है उसमें एमएसजी डला रहता है, जितने भी खाने हो उसमें क्या है, ये फ्लेवरिंग कंपाउंड है। और मेरे को आप एमएसजी की लिमिट बताओ अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या है। अब बीएचक्यू का क्या है, ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोन, सही है ना, एंटीऑक्सीडेंट। और ये परमिटेड है या नहीं बताइए मेरे को, हमारे कोई भी फूड प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is incorrectly defined? TS is the amount of sugar and water soluble substance present in fruit and beverages. Detartarization is the elimination of sodium bitartrate from fruit beverages. Pasteurization is the process of heat treatment to reduce the total microflora, especially pathogenic bacteria. Decanter process of suspended material from fruit juice. मेरे को लगता है बी वाला ही है, क्योंकि बी वाला मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है डिटार्टराइजेशन क्या है, बाकी सब तो करेक्ट है। टीएसएस क्या होता है, जितने भी सॉल्युबल मैटर है हमारे वाटर के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, उसको मेजर करते हैं टीएसएस। टीएसएस कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और उसका यूनिट क्या है मेरे को ये बताइए। फिर पाश्चराइजेशन में पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को लोड को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डिकेंटर में भी हम रिमूव सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम फ्रूट जूस, हाँ बहुत छोटा मटेरियल जो रहता है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैम इज अ प्रोडक्ट विथ रीजनेबली थिक कंसिस्टेंसी फर्म इनफ टू होल्ड फ्रूट टिश्यूज इन पोजीशन, इज मेड बाय बॉइलिंग फ्रूट पल्प with sufficient sugar. It contains 0.5% to 6%, 0.6% acid to and inert sugar should not be more than, ये है इसके सीधा सीधा मैं बोलूं BIS या FSSI स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें हमको TSS देखना पड़ता है, एसिडिटी देखनी पड़ती है, TSS में हमारा शुगर वगैरह ब्रिक्स रीडिंग वगैरह आ जाती है, और एक है इनवर्ट शुगर, मतलब जो शुगर है हमारा उसके अंदर कितना इनवर्ट शुगर होना चाहिए, तो बताइए 40%। ये उसके स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे से मेंशन किया अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो एफएसएसआई की। नेक्स्ट, द फिनिशिंग और एंड पॉइंट ऑफ जैम कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट, एंड पॉइंट बताइए कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, जैम प्रोसेसिंग या
जितने भी फ्रूट जूस प्रोसेसिंग इसके ऊपर अच्छा वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्रोडक्ट हैज इनकरेक्ट TSS इन अकॉर्डिंग्स टू फूड एंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर स्पेसिफिकेशन। बताइए किसका किसका अलग है, किसका अलग है। फ्रूट जैम में 68% मिनिमम, जेली 65, मार्मलेड, मार्मलेड क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए। फ्रूट प्रिजर्व क्या है बताइए। तो ये है मार्मलेड में कितना होता है बताइए बताइए, मिनिमम है या मैक्सिमम है, किसके कारण वो मिनिमम होता है, कितना कौन सा प्रोडक्ट मतलब उसके अंदर जो एडिटिव डालते हैं वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन विच आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इज नोन एज। बताइए बताइए, कैबिनेट ड्राइंग हो सकता है क्या, नहीं, इसमें तो हमारा जो भी मटेरियल है उसको हम लोग वेपर्स के फॉर्म में करते हैं, लेकिन जो भी प्रोडक्ट है हमारा बेसिकली वो लिक्विड, जो कैपिलरी लिक्विड और फ्री वाटर है उसको करते हैं। सन ड्राइंग में भी वही सब्लिमेशन, सही है ना। मतलब ये मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये है आइस, ठीक है, आइस के बाद ये क्या है लिक्विड, और ये क्या है गैस। आइस से लिक्विड बनती है हमारी, वेपोराइजेशन से लिक्विड से गैस, मतलब ये बनती है वही मेल्टिंग से, मेल्टिंग लिक्विड से गैस, बॉइलिंग से, और आइस से गैस डायरेक्ट क्या चीज से बनती है सब्लिमेशन से। और उसी को हम लोग, ये प्रिंसिपल किस चीज का है हमारा, फ्रीज ड्राइंग का, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हीट डो स्टार्च कंटेंट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर बाय द एक्शन ऑफ। व्हीट डो के अंदर कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले बताइए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो अमाइलेसी होता है ना, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड फॉर मेजरिंग द टेंडरनेस ऑफ फूड आइटम्स। बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ग्रेप जेली का ही है। ग्रेप जेली का हम लोग किससे मेजर करेंगे बताइए। Liquid separated in the process of milk coagulation by application of either rennet or acid to prepare casein is called। बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में क्या है कि हमारा जो मिल्क है ना, मतलब जो स्किम मिल्क पाउडर नहीं बना सकते कंपनी, उन लोग क्या करते हैं उसमें एसिड या केसिन बनाते हैं। केसिन पाउडर का बहुत वाइड एप्लीकेशन है हमारे इंडस्ट्री में, तो वो बनाते हैं वो लोग। तो उससे हम लोग देखते हैं कि स्किम मिल्क में हम लोग क्या डालते हैं, रेनेट या केसिन, ठीक है, रेनेट या एसिड। अब एसिड अलग अलग रहते हैं, सल्फ्यूरिक रहते हैं, नाइट्रिक रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, सिट्रिक एसिड बहुत सारे रहते हैं। तो उससे हमको क्या मिलते हैं, इनको उसको कोगुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन ऑफ मिल्क बाय एसिड्स और रेनेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमको एक कर्ड मिलता है और दूसरे साइड क्या मिलता है, वे। और ये कर्ड जो है हमारा क्या रहता है, सेमी सॉलिड रहता, और जो वे है वो क्या रहता है, लिक्विड रहता। तो ये आंसर क्या है हमारा, वे। मॉइस्चर कंटेंट इज ऑफन स्पेसिफाइड इन कंपोजिशनल स्टैंडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज इनकरेक्टली मैच फॉर मॉइस्चर और सॉलिड कंटेंट। बताइए, ब्रेड में कितना होता है, हनी में बराबर लग रहा है, रेजिन में भी बराबर है, बिस्किट्स में भी बराबर है, ब्रेड में ही आपको, ब्रेड में कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है आप बिल्कुल बताइए। तो इसी के साथ हमने आज के 25 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। मैंने जितने भी टॉपिक बताए उसको एक बार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने प्रैक्टिस कर ली है मेरे साथ। अब जितने भी टॉपिक बताए उसको थोरोली, आपकी कोई भी बुक मिलेगी ना उसको अच्छे से पढ़िए, आपकी स्टैंडर्ड अगर कॉलेज की बुक है तो पढ़िए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है जिसका नाम क्या है, फूड टेक ऑनलाइन, डाउनलोड कीजिए, और इन टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे अच्छे क्विजेस अटेम्प्ट कीजिए, और भी क्विजेस आपको इंटरेस्टिंग आएंगे। एज सच अभी तो एक क्विज 10 क्वेश्चंस का है, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, टाइम लिमिट वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।